जब वाइफ अपना बयान देती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई माँ कर सकती है? क्या सच में किसी माँ ने ऐसा किया है? किसी को यकीन नहीं आ रहा था, आपको भी नहीं आएगा। क्या था पूरा मामला? तेलंगाना में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में अमीनपुर की रघुवेंद्र कॉलोनी में रात 3 बजे एक शोर होता है। यह शोर वहां का रहने वाला ए चिरैया नाम का शख्स जोर जोर से लोगों के घर के दरवाजे पीट रहा था। गेट खोलिए, गेट खोलिए, जल्दी गेट खोलिए। आस पड़ोसी सभी उसके चिल्लाने से बाहर निकल के आते हैं और आके देखते हैं कि ए चिरैया बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। वह सभी को अपने घर लेके जाने की कोशिश करता है। सभी को उसके घर के में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वहां पर उसकी वाइफ दर्द से तड़प रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल बेहोश है। वो कहता है कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, अंदर बच्चे सो रहे हैं, मैं बच्चों को संभालता हूँ। पड़ोसी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं और उसके बाद में वो शख्स घर पर ही रुक जाता है बच्चों के पास में। कुछ पड़ोसी बच्चों के पास में जाते हैं, उनको हिलाते हैं, डुलाते हैं, उनकी नब्ज पकड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे और माँ भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ए चिरैया के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अभी वह ड्यूटी से वापस आया था रात के लगभग 3 बजे, क्योंकि वो पानी की सप्लाई टैंकर का काम करता था। कंपनी से कॉल आया था तो कंपनी ने उसको अर्जेंटली रात में बुलाया था। लेकिन 3 बजे जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका पूरा संसार उजड़ चुका है। उसके बाद में बच्चों को भी हॉस्पिटल में अर्दन फानन में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल वाले भी देख के कह देते हैं कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हॉस्पिटल में पत्नी को एडमिट कराया जाता है तो पत्नी बताती है कि मैंने दोपहर में जो शाम के टाइम जो खाना खाया था, मुझे लगता है उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग दोस्तों, जब हम कुछ गलत खा लेते हैं उसकी वजह से पेट में जो इन्फेक्शन बनता है उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। तो उसके बाद में हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसके पेट में पाइप डाल के जो एक्स्ट्रा फूड था उसको निकाला जाता है। उधर बच्चे सब पोस्टमार्टम के लिए जा चुके थे। बच्चों का पोस्टमार्टम चल रहा था। पुलिस को खबर कर दी गई थी, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी, लेकिन पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि ये साफ देखने से पता चल रहा था कि फूड पॉइजनिंग का मामला है। लेकिन जब बच्चों की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पता चलता है कि ये कोई फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। बच्चों को किसी ने गला दबा के मारा है। आखिरकार किस शख्स ने मारा है? तो पुलिस जांच में लग जाती है आखिर ये क्या मामला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक और ऐसी कहानी लेकर जो मां जैसे शब्द को शर्मिंदा कर देती है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि किस तरह एक मां ने अपने 3 बच्चों की हत्या की और अपने आप को बीमार होने का नाटक करके दिखाया। तो दोस्तों, समय बीतता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, गला दबाया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। पुलिस पूछताछ करती है ए चिरैया से। ए चिरैया को उठा के लेके जाती है क्योंकि ऐसे में पुलिस में 3 घर में शख्स मर चुके थे। उसके बाद में वाइफ हॉस्पिटल में थी, तो ऐसे में एक ठीक ठाक शख्स ए चिरैया घर में बचा था। तो सभी पुलिस वाले भी, आस पड़ोसी भी, सभी शक ए चिरैया के ऊपर करते हैं। तो उसके बाद में धीरे धीरे वो कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। तो पुलिस में पूछताछ शुरू होती है। पुलिस कहती है तुम रात को 3 बजे कहाँ गए थे? तो वो बताता है कि मुझे कंपनी से कॉल आया था और अर्जेंट वाटर सप्लाई करना था। मैं 12 बजे निकला और 12 भी नहीं, 11 बजे निकला था। 11 बजे निकला और उसके बाद में 3 बजे घर वापस आया। तो पुलिस ने पूछा कि कहाँ पे किया वाटर सप्लाई? तो वो जगह का नाम बताता है। तो पुलिस कहती है यहाँ से अपने घर से चलने के बाद, वाटर सप्लाई करने के बाद, वापस आने के बाद, इस जो बीच का टाइम था ये लगभग 2.5 घंटा होना चाहिए, क्योंकि रात का समय है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी सड़क पे नहीं होती है। तो ए चिरैया कहते हैं कि नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा थी, मुझे आने जाने में टाइम लगा, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। फिर पुलिस वाले पूछते हैं खाना तो तुमने भी खाया होगा। भाई तुम कह रहे हो रात को 11 बजे के आसपास निकले हो, तो जो फूड पॉइजनिंग तुम्हारे फैमिली में हुई वो खाना तो तुमने भी खाया होगा। वो खाना खाया है तो फिर तुम बीमार क्यों नहीं हुए? उसके बाद में तो ए चिरैया कहता है कि नहीं, वो खाना मैंने नहीं खाया, एक्चुअली मैंने पैक करवा लिया था, लेकिन मुझे खाने का टाइम नहीं मिला।
और वो खाना मैं खा नहीं पाया। तो यहाँ तक देखकर लग रहा था कि ये चिड़ैया सच नहीं झूठ बोल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ए चिड़ैया की कॉल डिटेल निकलवाती है, तो कॉल डिटेल बिल्कुल साफ होते हैं, कोई उसमें संदिग्ध नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो जो इसकी वाइफ होती है, वाइफ के कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं। वाइफ के जब लास्ट 6 मंथ के कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है कि वाइफ की जो कॉल हिस्ट्री है उसमें एक नंबर है जिसमें बहुत ज्यादा बात होती है और बहुत देर देर तक बात होती है। यहाँ से पुलिस का माथा सड़ जाता है। तो उसके बाद में पुलिस और तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो व्हाट्सएप चैट वगैरह इन सब चीज को निकलवाती है। तो व्हाट्सएप चैट में पता चलता है कि जो ए चिड़ैया की पत्नी थी, इनकी एक्चुअली किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा था। और यह घटना 2025 की ही है दोस्तों, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो उसमें इनका अफेयर चल रहा था, अफेयर का पता चलता है। तो तबीयत ठीक होती है, वाइफ घर आती है, पुलिस पूछताछ शुरू करती है वाइफ से। जब वाइफ अपना बयान देती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा कोई माँ कर सकती है? क्या सच में किसी माँ ने ऐसा किया है? किसी को यकीन नहीं आ रहा था, आपको भी नहीं आएगा। क्या था पूरा मामला? तो वाइफ बताती है कि हाँ, तो मैंने ही अपने 3 बच्चों को गला दबा कर मारा है। और कैसे मारा? पुलिस पूछती है कैसे मारा है? तो उन्होंने कहा कि जब ये चले गए, इनके जाने के बाद में एक बच्चे को मैंने ऊपर से नीचे बुलाया। बच्चे ऊपर रूम में थे और ऊपर से नीचे बुलाया, और नीचे बुलाने के बाद में मैंने एक बच्चे को अपने हाथ से गला दबा के मारा है। तीनों को पहले सबसे बड़े वाले को बुलाया, फिर बीच वाले को बुलाया, फिर सबसे छोटे वाले बच्चे को बुलाया। इनमें एक लड़का 2 लड़कियां थी। उसके बाद में वो बताती है कि मैं इन तीनों को खुद मारा और उसके बाद में ऐसे फूड पॉइजनिंग का बहाना बनाया कि जैसे मेरी भी तबीयत खराब हुई हो और फूड पॉइजनिंग से ये मरे हों। तो पुलिस पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? भरा पूरा परिवार था। तब जो उसकी पत्नी बताती है ए चिड़ैया की, वो सुनने के बाद आपको कुछ फील हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वो कहती है कि मेरे घर में जब मेरी शादी हुई मैं 18 साल की थी, 18-19 साल की, और जब इनसे शादी हुई ए चिड़ैया से, इनकी उम्र 38 साल थी। हमारे बीच में एज डिफरेंस काफी था। शादी को लगभग 10-11 साल बीत गए। मुझे हमेशा से ही इन 10-11 साल में ये लगता था कि ये मेरे पति है ही नहीं। मुझे घर वालों ने कुछ गलत किया है, इनके साथ शादी कर दी। एक्चुअली ए चिड़ैया की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी डिलीवरी के दौरान उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी, लेकिन मैं इस शादी से शुरू से ही खुश नहीं थी। लेकिन 10 साल बीत चुके, उसके बाद में मेरे मन में आया कि मैं इनसे अलग हो जाऊं। तो पुलिस पूछती है कि 10 साल बाद क्यों आया? 10 साल बाद ऐसा घटना क्या घटी तुम्हारे जीवन में कि 10 साल बाद आपको लगा कि हमको अलग हो जाना चाहिए? तब ए चिड़ैया कहती है कि मैं कुछ दिन पहले, एक्चुअली वो एक कॉलेज में पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है। तो मैं कुछ दिन पहले स्कूल के एक टूर पे गई थी। वहां पे मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला जो क्लास 10 में मेरे साथ पढ़ता था, और उसके साथ में मेरी दोस्ती शुरू हुई। जो आपने नंबर पकड़ा ये उसी का है। तो उसके बाद में उससे दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती शुरू होने के बाद में मैं उससे लगातार बात करने लगी। हमारे बीच में सेक्सुअल संबंध भी बनने लगे। और उसके बाद में मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ए चिड़ैया को मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी उम्र के हैं ही नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है, और शर्त ये है कि तुम्हें ए चिड़ैया को तो छोड़ना ही होगा, लेकिन अपने बच्चों को भी छोड़ना होगा, और सब कुछ छोड़ के तब मेरे पास आना होगा। मैं बच्चों के साथ में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो लड़की कहती है ठीक है। जो उसकी वाइफ होती है चिड़ैया की, वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद में वो प्लानिंग बनाती है कि अगर जब ये कहीं बाहर जाएंगे उस टाइम पे मैं बच्चों का मर्डर कर दूं, और कुछ दिन के बाद में खाने में कुछ नींद की दवाई वगैरह मिला के इनका भी मर्डर कर दूं, तो मेरे रास्ते से सब साफ हो जाएंगे और मैं वापस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगूंगी। पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम तलाक भी ले सकती थी अगर तुम इसके साथ खुश नहीं थी।
तो वो कहते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली का कुछ ऐसी है कि तलाक का प्रोसेस बहुत लंबा है और इतने दिन इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मुझे सबसे उत्तम ऑप्शन मर्डर ही लगा। तो दोस्तों उसके ऊपर एफआईआर हुई, अभी तक मामला आया नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है और उनकी पत्नी जो है ए चिरैया की वो जेल में है। दोस्तों आज तक मैंने जितनी भी कहानी सुनाई सभी कहानी में आपको पता चला होगा क्रिमिनल कोई भी हो, वो कितना भी शार्प क्यों ना हो, बचने की कोशिश सब करते हैं लेकिन बचता कोई भी नहीं है। तो क्राइम का रास्ता कभी न चुने, आप सबसे यही निवेदन है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, सिर्फ जानकारी देना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।